मिसबाउल हक जो कि पेशावर ज़ल्मी के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके डग आउट का पार्ट है। उन्होंने कल ना एक इंटरव्यू में जेपी डुमिनी को बताया है कि बाबर आजम ने क्या एडजस्टमेंट्स किए हैं अपनी बैटिंग को लेकर कि जिसके बाद वो ये इतने पाकिस्तान सुपर लीग में रन्स बनाने में कामयाब हुए हैं। यही बाबर आजम पिछले साल फेल हुए थे पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन इस साल एक बड़ा डिफरेंट किस्म का बाबर आजम देखने को मिल रहा है। तो उस पर मिसबाउल हक ये कहते हैं कि जो एक नेचुरल टाइमर होता है ना गेंद का, ठीक है, जैसे बाबर आजम है, जैसे विराट कोहली हैं, ये टाइम करने वाले बैटर्स हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना बैटिंग की टेक्निक, दोनों टाइम करती हैं गेंद को, ठीक है। तो इस साइड की जो नेचुरल टाइमर होता है ना गेंद का, वो जब गेंद को हार्ड मारने जाता है ना, ठीक है, कि गेंद फाड़ दूँ मैं, तो वहाँ पर उसका काम ख़राब हो जाता है। वहाँ पर उससे होता क्या है कि वो अपनी शेप लूज़ कर देता है। अब जब वो शेप लूज़ करता है तो उसका जो फ्रंट शोल्डर है वो ज़्यादा जल्दी ओपन होना शुरू हो जाता है। ये बाबर आजम के साथ था, बिल्कुल था, मैं इसके ऊपर आपको बता चुका हूँ। फ्रंट शोल्डर जल्दी ओपन हो जाता है। बाबर आजम का जिसे कहते हैं हेड, वो पहले बहुत स्टिल होता था, वो फिर ढलकना शुरू हो गया। ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने कहा, तो उसमें फिर आप क्या होता है कि फिर आपकी वो शॉट्स की वो पावर जिसे कहते हैं, जब आप कोशिश करते हैं ना कि पावरफुल ऑफ साइड पे मारूं, तो उससे पावरफुल ऑफ साइड पे कुछ लगता कोई नहीं है, क्योंकि आप ओपन अप स्टांस के साथ खड़े हो जाते हैं। तो उसमें आप क्या ऑफ साइड के ऊपर मारेंगे, ई साइड की, उससे सिर्फ ना सिर्फ आपकी ऑफ साइड की गेम डैमेज होती है, बल्कि आपके पुल और जो कट्स हैं वो भी सफ़र करते हैं। और वो हमने देखा बाबर आजम के अगेंस्ट, ठीक है। ई साइड के हुआ क्या है कि भाई सिर्फ एक काम हुआ है, वो ये है कि शेप मेंटेन रखो, शेप मेंटेन रखो और अपनी टाइमिंग पे ट्रस्ट करो। ये पावर हिटिंग, ज़ोर से मारना, गेंद को उठाकर पता नहीं 7वें आसमान पे फेंक देना, ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो। वही बैक टू बेसिक्स, बॉडी वेट ट्रांसफ़र ठीक रखो, शेप ठीक रखो, हेड पोजीशन स्टिल रखो और जस्ट बॉल को टाइम करो, दैट इज़ इट। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट लेग वो बाबर आजम की पहले सीधी हो जाती थी, अक्रॉस चली जाती थी, अब वो साइडवेज जा रही है, ठीक है। मिसबा कहते हैं कि इससे बाबर आजम को जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनके अगेंस्ट खेलने में बड़ी हेल्प हुई है। लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स बाबर आजम का बड़ा नेमेसिस रहे हैं, ठीक है ना, पहले भी रहे हैं। तो ही सेड कि ये जो अब वो पहले अक्रॉस जाती थी, अब वो हम उसको वो क्लियर कर रहे हैं, उससे वो जिसे कहते हैं स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो उससे बाबर आजम के लिए स्पिनर्स को खेलना आसान हो गया। और इस साइड के जब आपका एक दफ़ा बल्ले का जो पाथ होता है वो क्लियर हो जाए ना, कि बल्ला अपने रास्ते के ऊपर अपने फ्लो के साथ आ रहा है, तो देन इस साइड की फिर आपके लिए चीज़ें ओपन अप हो जाती हैं। फिर आप स्ट्रेट हिट भी मार लेते हैं, आप कट शॉट्स भी मार लेते हैं, ड्राइव्स भी मार लेते हैं, मिड विकेट भी खेल लेते हैं, पुल भी लग जाते हैं, ग्लास भी हो जाती हैं लेग साइड के ऊपर, थर्ड मैन पे जिसे कहते हैं लेट कट्स भी हो जाती हैं, कहते हैं फिर सब कुछ हो जाता है। और उसने सिर्फ ये इम्प्रूव किया कि उसने अपनी बॉडी शेप वापस लेकर आया है, अपनी जो लात है वो अक्रॉस लेकर जाना कम हुआ है। क्योंकि अगर आपको याद हो, आप लात अक्रॉस ले गए हैं ना तो आप फंस गए हैं। अब आप वहाँ पर क्या शॉट खेलेंगे। और इस पर ये बाबर आजम जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट एलबीडब्ल्यू, वो इसी चक्कर में होते थे, लात क्रॉस आ जाती थी, यानी कि लात सीधी आ जाती थी गेंद के सामने, वो पैड पे लगती थी एलबीडब्ल्यू। ये तो बाबर आजम के साथ आपने मल्टीपल टाइम्स देखा होगा। अब यह है कि वो थोड़ा सा ना लात ज़रा साइडवेज जा रही है। अच्छा, एक और चीज़ वो ये है कि थोड़ा सा मुझे अभी भी ना है कि बाबर आजम की जो पिछली टांग है ना, वो बहुत ज़्यादा टूवर्ड स्टम्प ऑफ साइड जा रही है। वो भी थोड़ा सा अगर बाबर आजम कर लेना, उससे बाबर आजम को फ़ायदा ये होगा कि कम से कम वो एक एलबीडब्ल्यू होने के जो चांसेस हैं ना वो कम हो जाएंगे। क्योंकि बाबर आजम वो अभी भी ना थोड़ा सा ज़रा स्टम्प्स को कवर करके कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं शॉट, वो थोड़ा सा मुझे ज़रा है। लेकिन वो भी अब जारी बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आहिस्ता आहिस्ता होगा। क्योंकि बाबर आजम ने ये पावर हिटिंग के चक्कर में आया में बिला वजह में अपने आप को ना 3 में ना 13 में कर लिया। कोई ज़रूरत नहीं थी यार भाई। मैं तो कब से आप लोगों को बोल रहा हूँ यार, कब से, कि ये कोई कि खुदा के बंदे, तूने एक वही जो तेरा प्रॉपर पहले बैटिंग स्टांस था, बैटिंग टेक्निक थी यार, उससे आपने 150, 60, 70, 80, 90, इवन 200 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हुए हैं, इनिंग्स खेली हुई हैं। तो वो याद करो ना, वो कैसे खेली थी।
उसमें कौन सी पावर हिटिंग की थी, उसमें कौन सा छक्के चौकों की बरसात कर दी थी। वो याद करो वो कैसे मैनेज किए थे, वो ऐसे ही मैनेज किए थे जैसे अभी ये खेल रहा है, अपनी पुरानी बैटिंग टेक्निक के साथ, पुराने फुटवर्क के साथ, पुराने बॉडी बैलेंस के साथ, ठीक है। और प्लस ये कि एक तो ये सारी चीज़ें हो गई ना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि प्लेंटी ऑफ सिंगल्स एंड डबल्स, बाबर आजम और कुशाल मेंडिस ने बहुत सिंगल डबल्स लिए हैं। आप अगर आपने इनकी इनिंग्स देखी हो ना तो आपको पता चल जाएगा, मिडल ओवर्स में तो उन्होंने बहुत सिंगल डबल्स लिए हैं। ये नहीं, इन्होंने स्टक नहीं किया अपने आप को क्रीज के ऊपर, डॉट बॉल्स नहीं खेली इनकी। ये सबसे अच्छी बात है कि भाई सिंगल ले लो, सिंपल इज दैट, इमीडिएटली सिंगल ले लो। अगर नहीं चौका लग सका कोई मसला नहीं, सिंगल नहीं मिस करना। स्ट्राइक रोटेट होती रही, वो प्रेशर नहीं आता गया दोनों के ऊपर। बीच में कोई चौका मार जाता था, कुशाल ने मार दिया, बाबर ईज आउट हो गया, बाबर ने मार दिया, कुशाल ईज आउट हो गया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पर कोई बात नहीं करता कि इन दोनों ने सिंगल डबल्स बहुत लिए हैं, चौके मारने के बावजूद भी लिए हैं। होता है ना एक ओवर में आपने एक चौके मार दिया, उन्होंने कहा ठीक है 8 रन बन गया, 1-2 डॉट कर लेता हूँ कोई फर्क। वो 1-2 डॉट नहीं भाई, 1-2 सिंगल ले लो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये दोनों चीज़ें हुई हैं। बाबर एक तो रिटर्न टू इज बेसिक्स, और कुशाल मेंडिस का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अल्लाह माफ़ी दे, वो एक साहब हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनके साथ मेरा एक फड्डा हो चुका है पहले ही दो, कि मैं ये ऑनलाइन फड्डों को इतने ज़्यादा घास नहीं डालता। पंजाबी हूँ ना, मेरा तो ये मानना है कि वो फड्डे ही नहीं है जिसमें चपेड़े ना चली हों। हाँ, जो डांगे जो हैं वो खोते मज्जे सीधी, उनकी कतार सीधी करने में और उनको टोने में हम यूज़ करते हैं, वो बंदा भी सीधा करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बट खैर, तो वो कल मैं उनका पढ़ रहा था ट्वीट, हो अल्लाह माफ़ी दे, मुनाफकत की भी हद है यार। मेरी कही हुई बात चेप दी इस बंदे ने, इससे पहले कभी ये बात नहीं की थी कि जी बाबर आजम का पार्टनर बड़ा मैटर करता है। बाबर आजम को एक ऐसे पार्टनर के साथ खेलना चाहिए जो थोड़ा अग्रेसिव खेले, बाबर को ईज आउट कर दे। अब मेरी वाला फार्मूला आगे पीछे क्या देख रहे हो ग्रोसरी वालों, ये मैं 2023 से तुम लोगों को बता रहा हूँ। जब बाबर आजम की T20 क्रिकेट के ऊपर बात होनी शुरू हुई थी, मैंने उस टाइम ही आपको बता दिया था। मैंने कहा था ये फार्मूला है बाबर आजम से बैटिंग करवाने का, कि बाबर आजम की इनिंग के गिर्द कुछ बिल्डअप करो, इसको न्यूक्लियस रखो और उसके इर्द गिर्द बिल्डअप करो। अब वो उस दिन उस बंदे ने भी बात की हुई, एंड आई वाज लाइक कि भाई तू तो बाबर आजम को टीम से बाहर करके तू तो कहता था इसको वापस T20 टीम में ही नहीं आना चाहिए। मेरी बात चेप दी बगैर क्रेडिट दिए। मैंने कहा सही है। मैं कहा चलो इसका मतलब यह है कि हमारी वीडियोस तो कम से कम लोग देखते हैं ना, अच्छी बात है। देखो क्रेडिट दे दिया करो यार, कोई बात नहीं। बाबर आजम के फ़ैन हैं, काबिल नफ़रत थोड़ी हैं। हमारे पास भी ID कार्ड है पाकिस्तान का, आपके पास भी है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो यार, बाबर आजम के पीछे माफ़ किया।